नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का वीडियो हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था का। ये है पार्ट 11। 10 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे ये 10 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इस तरह का सब्सक्राइब का जो बटन रेड वाला दिख रहा है उसको प्रेस कर दें और ये नोटिफिकेशन बेल अवश्य प्रेस कर दें। देखिए आज के वीडियो हम क्या कवर करेंगे, देख लीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसके बाद अनुच्छेद 33 में क्या है, 34 और 35 में। तो आज फंडामेंटल राइट वाला हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पे नोटिफिकेशन बिल होगा उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है, इसमें ये जो अनुच्छेद है इसमें मैच कराने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो सिर्फ पूछ लेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद दे देगा 21, 22, 23, 24, आपको बस उस टिक करना रहेगा। तो आपको याद रहना चाहिए फंडामेंटल राइट के जितने भी अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको सारे याद होने चाहिए कि अनुच्छेद 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, इस प्रकार से। तो एक एक दो शब्द आप याद कर लीजिए जिससे एग्जाम में आता है तो आप उसको टिक कर सके। अनुच्छेद 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों का प्रतिबंध आपसे मानव के दुर्व्यापार पे नहीं किया जा सकता, ये आपका मूल अधिकार है। आपको बेगार नहीं कराया जा सकता, मतलब आपको काम करा के उसके बदले पैसे ना दिया जाए, इस प्रकार से आपको श्रम नहीं कराया जा सकता, ये आपका मूल अधिकार है, पैसे पाना। ठीक है, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरा है अनुच्छेद 24। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्ट्री, खान या कारखाने, कोई भी संकटमय परिस्थितियां हैं, गतिविधियां हैं, उसमें क्या होगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ऐसे खतरनाक स्थानों पर या परिसंकट में, जहां संकट में गतिविधियां होती हैं, वहां पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान किया गया है, 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के का हक होगा। मतलब ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 25 से 28। इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को, सब व्यक्तियों को क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को आप माने, उसका आचरण करें या उसका प्रचार करें, ये सबका आपकी स्वतंत्रता है। तो अंतःकरण का अर्थ क्या होता है, अंतःकरण का होता है कि हम भगवान के किस रूप को मान रहे हैं, ये है अंतःकरण, कि हम कौन से भगवान को मान रहे हैं, उसके किस रूप को मान रहे हैं, और अपने ढंग से हम उससे संबंध बनाने की हमको स्वतंत्रता है कि हम अपने ढंग से, हमारा जो मन कर रहा है, जिस प्रकार से हमारी इच्छा, हम उस प्रकार से हम किसी भगवान से अपना संबंध बनाएं, उसको हम किस रूप में मानेंगे, ये है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता मतलब है कि कोई भी हम धर्म मान सकते हैं, किस धार्मिक विश्वास और धार्मिक आस्था हम सार्वजनिक रूप से पब्लिक प्लेस में ये घोषणा कर सकें, ये बता सकें कि हम इस धर्म को मानते हैं। ठीक है, ये है मानने का, हमको डर ना रहे, किसी प्रकार का भय ना रहे कि हम सार्वजनिक रूप से अगर किसी से कहेंगे कि हम इस धर्म को मानते हैं तो लोग हम मतलब हमारे साथ अत्याचार करेंगे या कुछ कहेंगे, मतलब किसी प्रकार का भय ना हो। आचरण करने का मतलब क्या है कि हम उस धर्म, जिस धर्म को हम मानते हैं, उस धर्म की धार्मिक पूजा हम किस प्रकार से पूजा करेंगे, उसकी परंपरा, उसका समारोह किस प्रकार से, मतलब उसके प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, किस प्रकार से हम उस धर्म का प्रदर्शन करते हैं, वो हमारी स्वतंत्रता है। हमारी पूजा पद्धति क्या होगी, हम किस प्रकार से समारोह का आयोजन करेंगे, वो एक स्वतंत्रता है जिसे हम बोलते हैं किसी धर्म के आचरण की स्वतंत्रता। और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी है, हम धर्म का अपने प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, धर्मांतरण कराने की स्वतंत्रता इसमें नहीं दी गई है। जबरदस्ती किया गया धर्म परिवर्तन ही धर्मांतरण है, तो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे, जिसको अच्छा लगता है वो चाहे तो धर्म स्वीकार कर ले, पर हम किसी को जबरदस्ती धर्म स्वीकार नहीं कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसी के अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उसका कैसा आचरण करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, ये सब आपकी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। आपको कोई रोकेगा, आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय चले जाइएगा। अब यहाँ पे हिंदू की बात, हिंदू जो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, हिंदू में कौन आएगा, तो हिंदू में सिख, जैन और बौद्ध, ये भी पूछा गया सवाल है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू में किन किन को शामिल किया गया है। तो सिख, जैन, बौद्ध, ऑप्शन में पारसी भी दिया था, वो आपको नहीं लगाना है। तो कौन सा नहीं शामिल है पूछेगा तो इनके अलावा जो होगा वो लगा दीजिएगा। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय
अनुच्छेद 25 में क्या है कि हम किसी भी धर्म को माने, प्रचार करने, कैसे भी करें। अनुच्छेद 26 में कहा गया कि हम उस धर्म का प्रबंध करें। तो क्या है, प्रत्येक धार्मिक समुदाय या समुदाय की बात की गई है। 25 में एक व्यक्ति की बात की गई है निजी, और 26 में एक समुदाय की बात की गई है। ठीक है, 26 में कहा गया कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक प्रयोजनों के लिए, जो भी धार्मिक प्रयोजन करना चाहे, धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना करने का अधिकार होगा। अपने धार्मिक कार्यों के को प्रबंध, उसको मैनेज करने, मैनेजमेंट उसका करने का अधिकार होगा, मैनेज करे कैसे, और अपने धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति अर्जन कर सकता है, उसका स्वामित्व का अधिकार है, और अपने संपत्ति के प्रशासन का अधिकार है। तो इस जो अधिकार है आपके अनुच्छेद 26 में, वो एक समुदाय के लिए दिए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 25 में जो अधिकार है वो आपके व्यक्तिगत दिए गए हैं। ठीक है, तो 25 में व्यक्तिगत अधिकार है, 26 में समुदाय के अधिकार हैं। देखिए अनुच्छेद 25 में क्या है, व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी है, और 26 में धार्मिक संप्रदाय या अनुभाग को अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 27 में कहा गया कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं करेगा। इसका आसान शब्दों में यह है कि राज्य कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय का वो किसी एक धर्म विशेष के ऊपर खर्च करे, बाकी धर्मों को छोड़ दे, किसी धर्म विशेष के ऊपर उसको उसकी वृद्धि में, रखरखाव में, उत्थान में वो खर्च करे, ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा। अगर कोई टैक्स लगता है तो सबके रूप से समान उस खर्चा किया जाएगा। ये व्यवस्था शुल्क पे लागू नहीं होती, सरकार चाहे तो शुल्क लगा सकती है। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है कि 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों की बात की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 से जो 28 है, अनुच्छेद 25 से 28, इसमें धर्म के बारे में ही कहा गया है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 में व्यक्तिगत बात की गई है, 26 में मतलब समुदाय की बात की गई है, 27 में कहा गया है कि कोई ऐसा टैक्स नहीं लगेगा जो किसी एक धर्म के उत्थान में खर्च किया जाए, उससे आमदनी जो होती है उसका, और 28 में 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थान का बात किया गया है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित इसमें कहा गया है कि पहला प्रकार का वो शिक्षा संस्थान है जिसका पूरी तरह से रखरखाव राज्य कर रहा है। ऐसे शिक्षा संस्थान में धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, प्रतिबंधित है। दूसरा, प्रशासन राज्य कर रहा है लेकिन स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा, न्यास के द्वारा की गई है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति होगी, बाध्यकारी नहीं है। धार्मिक शिक्षा की अनुमति है अगर कोई ट्रस्टी है लेकिन प्रशासन राज्य द्वारा किया जा रहा है। तीसरा, इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। और चौथा है जो राज्य के द्वारा वित्त, मतलब राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त है, वित्त सहायता प्राप्त है। तो इन दोनों में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा है। मतलब पहले वाले में क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इन दोनों वाले में क्या है, जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य के द्वारा वित्त सहायता प्राप्त है, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन आप उसको लें या ना लें, आप उसको ग्रहण करें या ना करें, ये आपके ऊपर है, स्वैच्छिक है। लेकिन जो ये है, जो किसी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है और राज्य प्रशासन, मतलब प्रशासन राज्य द्वारा किया जा रहा है, लेकिन स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई, इसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आप एडमिशन मत लीजिए। आर्टिकल 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 ये कहता है कि नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। मतलब आपकी अगर कोई लिपि है, आपकी कोई संस्कृति है, आपकी भाषा है, आपकी जो बोली है, उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि अनुच्छेद 29 में किन प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। तो यहाँ पे बाकी कोई नहीं है, सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए धार्मिक और भाषाई 2 प्रकार के अल्पसंख्यक हैं। इनमें कहा गया है कि देखो, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का, उसे प्रशासन चलाने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों का अगर अधिग्रहण किया जाता है तो वो हर्जाना देगा, उसका क्षतिपूर्ति देगा, सरकार क्षतिपूर्ति देगी। और राज्य के लिए राज्य आर्थिक सहायता देने में विभेद नहीं करेगा कि ये अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थान है तो इनसे विभेद कर लें, राज्य विभेद नहीं करेगा। तो ये आपके अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 25 से 28 ये किससे संबंधित है, तो ये आपके धर्म से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, 25 में क्या है, तो किसी भी धर्म को आप माने, उसका आचरण कैसे करते हैं, उसका प्रचार कैसे करते हैं, उसका अंतःकरण क्या है। 26 में क्या कहा गया है कि ये व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी धर्म को माने, और 26 में कहा गया कि एक सामुदायिक रूप से है कि आप
मतलब एक सामुदायिक रूप से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 27 में कहा गया है कि आप कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएंगे। 28 में कहा गया है, कुछ शिक्षा संस्थानों की बात की गई है कि इसमें किसमें शिक्षा मतलब धार्मिक शिक्षा की अनुमति होगी, किसमें नहीं होगी, किसमें स्वैच्छिक है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। इस शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित, ये भी याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक जो शब्द है इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की बात करेंगे तो देखिए, एक होता है जो राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं और राज्य से मान्यता भी प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं जो राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं और राज्य से आर्थिक सहायता तो प्राप्त नहीं करते, पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त करते हैं। और तीसरे हैं जो राज्य से ना तो सहायता ले रहे हैं ना तो मान्यता ले रहे हैं, ठीक है। तो जो पहले प्रकार के हैं और दूसरे प्रकार के, इन दोनों में राज्य के अनुसार ही शिक्षण होगा, पाठ्यक्रम होगा, अनुशासन होगा। मतलब राज्य से आर्थिक सहायता लिए हैं और राज्य से मान्यता प्राप्त है। दूसरे जो राज्य से आर्थिक सहायता तो नहीं लिए हैं लेकिन राज्य से मान्यता प्राप्त है, इन दोनों में क्या होगा कि राज्य के अनुसार होगा, सब शिक्षण होगा, पाठ्यक्रम होगा, अनुशासन होगा। एक है राज्य से सहायता नहीं लिए हैं और ना तो मान्यता प्राप्त है, ऐसे जो शिक्षा संस्थान हैं उनका प्रशासन स्वतंत्र होगा, वो बिल्कुल निजी से मतलब निजी स्कूल है, उनका प्रशासन स्वतंत्र होगा। तो ये आपके हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार अनुच्छेद 30 तक। अनुच्छेद 31 क्या था, संपत्ति से संबंधित था, तो निश्चित कर दिया गया है, वो विधिक अधिकार हो गया है, 300 के काम में हो गया है, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस अधिकार को कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा कहा था, क्यों? क्योंकि आपके जो अनुच्छेद 30 तक का जो भी 12 से 30 तक जो भी आपके मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों का आपका जब भी हनन होता है तो आप जब सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं उसे लागू कराने के लिए तो अनुच्छेद 32 के तहत ही जाते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत ही आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप जाते हैं हाई कोर्ट जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अगर ये अनुच्छेद नहीं होता तो आप अपने मूल अधिकार को हनन होता उसको आप लागू ही नहीं करवा पाते। तो मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, ये स्वयं में ही मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। और संसद क्या कर रहा है कि देखिए, किसी अन्य न्यायालय को निर्देश दे सकती है, संसद आदेश दे सकती है और रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त कर सकती है। जैसे संसद ही मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए क्या करता है कि रिट जारी करता है, निर्देश देता है, आदेश देता है, रिट जारी करता है। तो अगर संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा उनको तो प्राप्त है संवैधानिक रूप से, संसद चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी ये आदेश दे सकती है। अब रिट देख लेते हैं कि कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, रिट की बात करते हैं तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, एक है प्रतिषेध और दो और है, एक है उत्प्रेषण और एक है अधिकार परीक्षा। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं, ठीक है। आपके मूल अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो ये रिट जारी की जाती है जो इसने उल्लंघन किया है उसके खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तभी रिट जारी कर पाएगा, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के साथ साथ अगर कोई आपका और अन्य चीज़ का कानूनी उल्लंघन हुआ है आपके किसी चीज़ का, तो अन्य उल्लंघन के खिलाफ भी वो मतलब रिट जारी करने की शक्ति है उसके पास। तो जब ये प्रश्न आएगा कि रिट जारी करने की शक्ति में मतलब किसके पास अधिक शक्तियाँ हैं रिट जारी करने के लिए किस क्षेत्र में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कम है, इसकी सीमित शक्ति है, और हाई कोर्ट के पास मतलब सुप्रीम कोर्ट से अधिक क्षेत्राधिकार है, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए, इसका अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। को मतलब जिसको बंदी किया है, जिसको आपने हिरासत में लिए गए उसको प्रस्तुत किया जाए। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए जारी की जाती है, ठीक है। तो सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जाएगी और किसी व्यक्ति के खिलाफ, दोनों। मतलब मैंने अगर किसी को बंदी बनाया है तो वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट मेरे खिलाफ एक रिट जारी करेगा कि भैया जिसको आपने बंदी बनाया उसको प्रत्यक्ष करो, हमारे सामने लाओ। अगर सरकार ने किसी को बंदी बनाया है, आप चले जाइए न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ये रिट जारी करेगा उस मतलब प्राधिकरण के खिलाफ जिसने बंदी बनाया है, ठीक है। आपको उस बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, यही है को प्रस्तुत किया जाए, बंदी को प्रत्यक्ष करो। और किसके खिलाफ ये जारी नहीं की जा सकती, तो अगर हिरासत कानून सम्मत है, अगर कोई कानून सम्मत आपने कोई ऐसा अपराध किया, आपको हिरासत किया गया, सही है, तो ये रिट जारी आप नहीं करा सकते। अगर कोई कार्यवाही न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना के खिलाफ हुई है तब भी ये रिट जारी नहीं होगी। अगर न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया है तब भी रिट जारी नहीं होगी। अगर हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर है तब भी रिट जारी नहीं होगी, ठीक है। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं
ये सार्वजनिक अधिकारियों को दिया जाता है के खिलाफ जारी की जाती है। जैसे कि आप किसी नकारने के संबंध में, जैसे क्या होता है कि आप किसी ऑफिस गए और किसी कोई अधिकारी है जिसको ये कोई काम करना होता है और वो काम करने से मना कर देता है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं कि फलाने ने, मतलब उस अधिकारी ने जिसका ये कार्य था उसने उस कार्य को करने से मना कर दिया, तो वो कहेगा, परमादेश जारी करेगा कि हम आदेश देते हैं कि आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक इकाई, किसी निगम, अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण या सरकार, किसी के खिलाफ ये रिट जारी हो सकती है। किसी सार्वजनिक इकाई के खिलाफ, किसी निगम के खिलाफ, किसी अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ और किसी प्राधिकरण के और किसी सरकार के खिलाफ ये रिट जारी हो सकती है अगर वो काम करने से मना करता है। किसके खिलाफ जारी नहीं होगी? तो निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं होगी, गैर संवैधानिक निकाय विभाग जो हैं उनके खिलाफ जारी नहीं होगी, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होगी, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ ये जारी नहीं होगी। ठीक है। तीसरा है प्रतिषेध, रोकना। रोकना का मतलब क्या है कि रोक देना। न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारों के खिलाफ अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों, जैसे कि हाई कोर्ट है, अगर उसकी जितनी क्षमता है, मतलब जो उसका न्यायिक क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में वो अपना फैसला दे सकता है, वो उस क्षेत्र से बाहर जाकर, अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर वो कोई फैसला देता है, तो ये रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय उसके खिलाफ जारी कर देगा, या कोई अधीनस्थ न्यायालय तो हाई कोर्ट उसके खिलाफ जारी कर देगा कि हाँ भाई आप रुक जाइए, आपने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जाती है। और किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती? तो प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय और निजी व्यक्ति के खिलाफ ये जारी नहीं की जा सकती। ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ प्रतिषेध जारी की जाती है। उत्प्रेषण क्या है? प्रमाणित होना या सूचना देना। जैसे अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को लंबित मामलों का स्थानांतरण करना। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट से कहेगी कि ये मामला हमारे यहाँ मतलब स्थानांतरित कर दो, तो ये उत्प्रेषण रिट जारी करेगी हाई कोर्ट को, कहेगी अच्छा ये मैटर है, ये मैटर हमारे यहाँ दे दो, हम इसकी सुनवाई कर लेंगे। ये होता है उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा क्या है? जैसे कि आप, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी लोक कार्यालय के अवैध अनधिकरण, जैसे कोई किसी ने फर्जी नौकरी पाई है, आप जा सकते हैं कि भाई उसने अवैध रूप से वो नौकरी पाई है और हम इसके योग्य थे, हमको नहीं मिली है, आप कोर्ट जाइए और कोर्ट उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा ये रिट जारी करेगा। ठीक है। तो ये प्राधिकृत या वारंट कहते हैं के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनधिकार ग्रहण करने को रोकता है। मंत्रित्व कार्यालय निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता, किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति। जरूरी नहीं कि कोई पीड़ित व्यक्ति हो उसी के द्वारा जारी किया जा सकता, उसके तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति भी इसको जारी करवा सकता है। अनुच्छेद 33 में क्या प्रावधान किया गया? देखिए, अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद को ये अधिकार होगा कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अब जैसे कि पुलिस बल या कोई खुफिया एजेंसी है, वो कहे कि नहीं भाई हमारा फंडामेंटल राइट है और हमारे बोलने की स्वतंत्रता है, हम जितनी गुप्त सूचना है सब बोल देंगे। बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि आप जो सशस्त्र बल हैं हमारे, इन सबको कितने मूल अधिकार देने हैं, किन मूल अधिकारों से इनको वंचित रखना है, ऐसी विधि संसद बना सकती है। ठीक है। नहीं तो खुफिया एजेंसी वाले तो तुरंत आके कह दें कि हमारा भाई मूल अधिकार है, हम बोल देंगे। देखो, विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है। अनुच्छेद 33 के तहत इस प्रकार की विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है और न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई भी खुफिया एजेंसी का कर्मचारी अधिकारी न्यायालय चला जाए और कहे कि नहीं भाई हमें बोलने की, हमें आर्टिकल 19 के तहत क्या है, हमको स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की, हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, हम गुप्त सूचना अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तुरंत मारेगी थप्पड़ दो। देखिए, नोट क्या है? सैन्य कानून, जहाँ मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात में अंतर होता है। ठीक है। ये लक्ष्मीकांत के पेज नंबर 7.22 जो 5th संस्करण है इसका, उसमें दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अनुच्छेद 34 में क्या है? तो मार्शल लॉ की संविधान में कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है। मार्शल लॉ जो है उसकी संविधान में इसकी भी कहीं व्याख्या नहीं की गई कि होता क्या है। ये अनुच्छेद 34 है, मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं मार्शल लॉ लागू हो। तो अनुच्छेद 33 में कहा है जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसीज, उनके मूल अधिकारों का स्थगन, कि उनको कितने मूल अधिकार देने हैं, कितने पर प्रतिबंध लगाना है। अनुच्छेद 34 कहता है कि मार्शल लॉ से संबंधित है कि अगर कहीं मार्शल लॉ लागू होता है, मतलब सैन्य कानून, अगर कहीं सैन्य कानून लागू होता है तो उस परिस्थिति में कितने मतलब मूल अधिकार का मतलब कि रोका जा सकता है, कितने पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। देखो, जहाँ पर भी मार्शल लॉ लागू होगा, मतलब कि सेना के द्वारा वहाँ का प्रशासन चलाया जा रहा है, तो सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानून के तहत संचालित किया जाता है, वहाँ साधारण कानून निलंबित हो जाते हैं। जहाँ मार्शल लॉ लागू होगा, जहाँ सेना कानून लागू होगा, वहाँ साधारण कानून काम ही नहीं करते, वो निलंबित हो जाते हैं। इसे लागू भी तो विषम परिस्थितियों में किया जाता है, युद्ध होगा, अशांति हो गए, दंगे हो गए या कहीं कानून का उल्लंघन, तो ज़्यादातर ये जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में ही लागू किया जाता है।
अब देखिए अनुच्छेद 25 लास्ट है, इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट भाग 3 से संबंधित मूल अधिकार से संबंधित कोई भी कानून होगा उसको बनाने की शक्ति केवल संसद को, मतलब राज्य विधानमंडल अगर चाहें कि हम भाई मूल अधिकार का हनन कर लिया, उससे संबंधित कोई कानून बना ले, तो राज्यों को ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति केवल संसद को है। ठीक है, अब मूल अधिकारों के कुछ अपवाद हैं। अनुच्छेद 31 का इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण किया जा सकता है, राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभाला जा सकता है, निगमों का सम्मिश्रण किया जा सकता है, निगमों के शेयरधारकों निदेशकों इनके अधिकारों को पुनः निर्धारित किया जा सकता है, और खनन पट्टे आदि का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। इसके लिए आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा मूल अधिकार था कोई काम करना, कोई कंपनी बनाना, और इसका अधिग्रहण कैसे हो गया। तो ये अनुच्छेद 31 का है। 31 के काम में प्रावधान किया गया कि सरकार संसद चाहे तो कानून बना के ये काम कर सकती है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना है कि जहाँ अनुच्छेद 31 का आता है वहाँ अनुच्छेद 14 अनुच्छेद आर्टिकल 19 चला जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 31 का न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, जुडिशल रिव्यू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 31 का के तहत कोई भी संशोधन संसद कर दे और तो आप न्यायालय ना जा पाए, बिल्कुल नहीं। न्यायालय उस कानून की संवैधानिकता की जांच करेगी, अगर वो ठीक है संवैधानिकता के अनुरूप है तो ठीक है, नहीं तो उसे असंवैधानिक कर देगी। बहुत लंबा वीडियो था ये हमारा आज का वीडियो। अब इस वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट को पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, या तो नागरिकता का आएगा या तो डीपीएसपी का आएगा। ठीक है, ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।